ओ व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बाबा। तो जैसे कि आपने मेरा थंबनेल देख ही लिया होगा, मैंने पूरी वीडियो के अंदर मून मिशंस की बातें करी हैं और वो मून मिशन जो फिजिक्स के बिना अधूरे हैं। तो सबसे पहले मैं मून मिशन की बात बताना चाहूँगा आपको। अपोलो 11 अपोलो 11 पहला मून मिशन था जो जिसने इंसानों को चांद पे कदम रखवाया। वो मिशन था जिसने इंसानों को चांद पे कदम रखवाया। तो उस मिशन का इंट्रोडक्शन दूंगा मैं और आपको ये बताऊंगा कि किस किस नोट पॉइंट्स पर फिजिक्स यूज हुई है, क्योंकि अगर फिजिक्स नहीं होती तो इंसान चांद पे नहीं पहुंच पाते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंट्रोडक्शन दूंगा अपोलो का, क्योंकि कुछ लोगों को अपोलो 11 मिशन के बारे में नहीं पता है। तो आप सुनिए। 1945 के अप्रॉक्स रशिया ने, मतलब सोवियट्स ने, अपनी फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पेस के अंदर भेजी, स्पुतनिक। और उसके बाद उन्हीं लोगों ने अपना फर्स्ट मैन, इंसान, स्पेस के अंदर भेजा जिनका नाम था यूरी गार्निक। तो ये सब घटनाएं देखकर जो अमेरिका था वो चिंतित हो गया। उनने सोचा कि अगर सारी खोजें रशिया ही कर लेगा तो हम क्या करेंगे। फिर अमेरिका ने ये बोला कि हम भी मून पे पहुंचेंगे। तो वहां के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई 1961 को और उन्होंने ये घोषणा करी कि हम दशक खत्म होने से पहले चांद पे पहुंचेंगे किसी भी हालत में। उन्होंने ये बोला। और जब कैनेडी ने ये अनाउंसमेंट करी तो पूरा संसार उन्हें सुन रहा था और देख भी रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल अमेरिका जो था, चांद पे पहुंचने की शुरुआत कैसे करी उन लोगों ने। तो उन्होंने घोषणा तो कर दी। घोषणा करने के बाद उन्होंने एक स्पेस एजेंसी बनाई, नासा, नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके अंदर उन्होंने कई सारे साइंटिफिक्स को बुलाया और ये बोला कि हमें चांद पे पहुंचना है। तो साइंटिस्ट लोग थे, उन्होंने बोला कि हमें स्पेस क्राफ्ट की जरूरत है जिससे कि हम चांद पे पहुंचेंगे। तो अमेरिका था उस टाइम पे कोल्ड वॉर लड़ रहा था, तो उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। लेकिन फिर भी नासा ने पूरी कोशिश करी स्पेस क्राफ्ट बनाने की और धीरे धीरे उन्होंने स्पेस क्राफ्ट बनाए, लॉन्च किए, कई सारी टेक्निक यूज़ करी जिससे कि वो एयर प्रेशर को चीर के स्पेस में जा सके। कई सब कुछ किया उन लोगों ने। और फिर एट द मोमेंट उन्होंने एक मिशन लॉन्च किया, अपोलो 1 मिशन लॉन्च करने के फर्स्ट डे वो सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद नासा ने अपोलो 2 मिशन लॉन्च किया। फिर उसके बाद अपोलो 3, अपोलो 4, अपोलो 5 और अपोलो 6 मिशन लॉन्च करने के बाद वो सारे मिशन सक्सेसफुली रहे। उसके बाद अपोलो 6 मिशन लॉन्च किया जो मैन मिशन था। अपोलो 6 मिशन मैन मिशन इसीलिए था क्योंकि उसके अंदर 3 पर्सन्स जा रहे थे स्पेस के अंदर। लेकिन वो मिशन नासा का अनसक्सेसफुली रह गया, क्योंकि जब 3 एस्ट्रोनॉट्स स्पेसक्राफ्ट के अंदर बैठे तो जब वो उड़ने के लिए हुआ, मतलब स्पेस में जाने के लिए हुआ, तो वो वहां पे ही डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब उसके अंदर आग लगी और तीनों एस्ट्रोनॉट की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। लेकिन फिर भी नासा रुका नहीं, कंटिन्यूअस एफर्ट डालता रहा अपने स्पेस मिशन पर। और एक दिन वो आ ही गया। 1969 16 जुलाई को अपोलो 11 मिशन स्टार्ट हुआ और फिर नासा ने चांद पे पहुंचने की शुरुआत कर दी। तो अपोलो 11 मिशन अमेरिका के कैनेडियन स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ और वो स्पेस की ओर बढ़ा। स्पेस की ओर बढ़ते हुए अप्रॉक्स 5 घंटे के अंदर वो अर्थ के ऑर्बिट पे पहुंच गए। अर्थ के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद उन्होंने पूरा एक अर्थ का चक्कर लगाया और उसके बाद नासा से उनके पास मैसेजेस आए। क्यों? उन्होंने बोला उन तीनों एस्ट्रोनॉट्स को कि आप अपने जो स्पेस क्राफ्ट है उसको फायर करो,
जिससे कि वो अर्थ के ऑर्बिट से निकल के मून के ऑर्बिट में जाए। तो उन्होंने फायर किया और फिर वो कई किलोमीटर्स की स्पीड से स्पेस की तरफ बढ़ते रहे। उन्होंने टोटल 4.6 लाख किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया और फिर वो चांद के ऑर्बिट पे पहुंच गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरे स्पेसक्राफ्ट के अंदर 3 लोग थे, मिस्टर कोलंबिया, नील आर्मस्ट्रांग और जॉस बज एल्ड्रिन। तो मिस्टर कोलंबिया जो थे वो लूनार ऑब्जेक्ट के अंदर थे, तो वो लूनार ऑब्जेक्ट मून के ऑर्बिट के अंदर ही रहा और जो मेन स्पेसक्राफ्ट था वो मून के सतह पर लैंड हुआ। तो सबसे पहले जब जो स्पेसक्राफ्ट था वो लूनार मॉड्यूल से अलग हुआ तो धीरे धीरे वो चांद की सतह पर बढ़ा। तो अमेरिका की तरफ से नील आर्मस्ट्रांग को मैसेज आया कि सब कुछ बढ़िया है, तो उन्होंने बोला यस ऑल राइट। फिर उसके बाद नील आर्मस्ट्रांग ने एक मैसेज भेजा कि ईगल वॉज लैंडेड, मतलब ईगल जो था उनका स्पेसक्राफ्ट का नाम था वो लैंड हो चुका है। और उसके 5 मिनट बाद मिस्टर नील आर्मस्ट्रांग चांद पे कदम रखते हैं। चांद पे कदम रखते ही पूरी दुनिया उनको अलग सी दिखती है चांद पे कदम रखते ही। फिर सेकंड कदम जॉस बज एल्ड्रिन ने रखा और उन्होंने टोटल 21 हॉवर्स वहां पे बिताए और फिर वहां की मिट्टी को एक्सप्लोर किया और इकट्ठा किया, वहां के स्टोन्स को एक्सप्लोर किया और इकट्ठा किया। कुल 21 मतलब 21 किलो पत्थर और मिट्टी उन्होंने इकट्ठा किया और अपने स्पेसक्राफ्ट में रखा। और वहां पर नील आर्मस्ट्रांग ने एक झंडे को भी लहराया जो एल शेप का था, क्योंकि आपको पता ही है चांद पर कोई भी हवा नहीं है, तो अगर हम हॉरिजॉन्टली झंडे को खड़ा कर देंगे तो वो लहराया हुआ नहीं दिखेगा, वो डाउन ही दिखेगा। तो इसीलिए उन्होंने एल शेप के झंडे को रखा कि जिससे कि वो हमेशा लहराता हुआ दिखे। तो नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले चांद पे कदम रखा और फिर इतिहास रच दिया। तो सब कुछ सामान इकट्ठा करने के बाद और कई सारे इंस्ट्रूमेंट रखने के बाद नील आर्मस्ट्रांग अपने स्पेसक्राफ्ट की तरफ वापसी बढ़े और उन्होंने अपना स्पेसक्राफ्ट स्टार्ट किया। तो जब वो स्पेसक्राफ्ट स्टार्ट करने वाले थे तो उन्होंने ये देखा कि जो मेन सर्किट स्विच है वो टूटा हुआ है। तो यहाँ भी फिजिक्स का यूज करेंगे वो लोग, देखना। तो मेन सर्किट जब टूटा हुआ ने दिखा तो उन्होंने सोचा कि जो सर्किट, तो मेन स्विच तो इसीलिए ही होता है क्योंकि जब सर्किट पूरा करने के लिए स्विच का यूज होता है। तो स्विच जब टूट गया तो हम ऐसा करते हैं, किसी स्विच को वापसी लगा देते हैं। तो जॉस बल्ब एल्ड्रिन के पास एक पेन था, तो उन्होंने पेन का यूज किया उस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए और फिर वो सर्किट चालू हो गया और फिर वो धीरे धीरे मून की ऑर्बिट की तरफ बढ़े। फिर मून की ऑर्बिट की तरफ जब बढ़े तो मिस्टर कोलंबिया अपना लूनर ऑब्जेक्ट लेके उससे ज्वाइन कर लिए। ज्वाइन करने के बाद वो एक मून का ऑर्बिट का चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाने के बाद फिर वो वहां से फायर करते हैं। फायर करने के बाद धीरे बड़ी तेजी से वो अर्थ की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन पूरी दुनिया को ये डर था कि वो वापसी अर्थ पे आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। हालांकि वहां के प्रेसिडेंट ने अपनी स्पीच भी तैयार कर ली थी, अगर वो तीनों एस्ट्रोनॉट मर जाते हैं तो मुझे क्या बोलना है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सेफली वो अर्थ पे आ जाते हैं तीनों लोग और फिर उन लोगों को 21 दिनों के लिए आइसोलेशन में डाल दिया जाता है, क्योंकि कई सारे साइंटिस्ट ये भी कह रहे थे कि मून पे कई सारे हार्मफुल पैथोजेंस हो सकते हैं जो हमारी पृथ्वी को कंटेमिनेटेड कर देंगे। तो हालांकि नील आर्मस्ट्रांग और जॉस बल्ब एल्ड्रिन और मिस्टर कोलंबिया अर्थ पे पहुंच जाते हैं और 21 दिनों के बाद वो नॉर्मल हवा में सांस लेते हैं। और जो पत्थर और मिट्टी लाए थे आज भी उस चीजों की खोज चल रही है और जो उन्हें इंस्ट्रूमेंट वहां पे रखे थे आज भी उस चीजों पर खोज चल रही है। जैसे कि आपको एक इंस्ट्रूमेंट बताना चाहूंगा, उन्होंने वहां पे एक रिफ्लेक्टिव मिरर रखा था। मतलब कि अगर आप अर्थ से एक लाइट भेजते हो, मतलब कि कोई भी लाइट अगर आप अर्थ से उस रिफ्लेक्टिव मिरर की तरफ भेजते हो तो आपको ये पता चल सकता है कि टोटल डिस्टेंस क्या है अर्थ और मून से। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए उन्होंने वो ऑब्जेक्ट रखा। और भी कई सारी चीजें रखी, जैसे कि यहाँ पे अर्थक्वेक नापने के लिए रिक्टर स्केल होता है, तो वहां पे उन्होंने कोई स्केल रखा है जिससे कि वो मून क्विक्स नाप सके। मतलब कि वो ये डिटेक्ट करना चाहते थे कि अर्थ से ज्यादा मून पे क्विक्स आते हैं या नहीं आते हैं।
तो ऐसे ही फिजिक्स के बदौलत ही हम चांद पे पहुंचे और फिर लोगों ने ये इतिहास रच दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कई सारे लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी बनाते हैं नासा झूठ बोल रहा है, लेकिन नासा ने झूठ नहीं बोला। वो रियलिटी में स्पेस में गए थे, और अगर ऐसा कुछ झूठा होता भी तो सोवियत्स उनकी बात मानते नहीं। लेकिन सोवियत्स ने भी अपनी एक नोबल बुक में ये बताया है कि जो नासा का अपोलो 11 मिशन था वो फुल्ली सक्सेसफुल था और वो सच में चांद पे पहुंचे थे। सो गाइज, अब मैं आपको दिखाऊंगा कुछ नोट पॉइंट्स जहां पे कुछ मेजरली फिजिक्स का यूज हुआ है, तो आप वो देखते रहिए। तो गाइज आप देखिए, सबसे पहले जो नासा था उन्होंने स्टार्ट किया अपने मिशंस को। तो सबसे पहले उन्होंने कमांड मॉड्यूल का रॉकेट बनाया, उसके बाद थर्ड रॉकेट बनाया अपोलो स्पेसक्राफ्ट का, फिर उसके बाद उन्होंने सेकंड रॉकेट डिज़ाइन किया। तो मतलब ये सारे डिज़ाइंस में उनको इंजन कहाँ रखना है, उनको स्पेसक्राफ्ट किस में रखना है, और मॉड्यूल कहाँ बनाना है, लूनार मॉड्यूल कहाँ बनाना है, तो सारा चीज़ों में यहाँ पे फिजिक्स यूज़ हुई है। क्योंकि यहाँ पे अगर फिजिक्स यूज़ इसीलिए क्योंकि जैसे कि आपको पता है ये जो रॉकेट्स बनते हैं वो बिल्कुल बिल्कुल तीर के आकार के होते हैं, बिल्कुल कोने होते हैं, तो उनको जो अर्थ का जो सरफेस है उसको फाड़ते हुए जाना होता है पूरा, मतलब कि एयर को फाड़ते हुए जाना होता है, तो इसीलिए ही उसको इस तरीके से बनाया जाता है। तो वहाँ भी फिजिक्स लग रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंजन को बनाने के लिए भी बहुत नेक्स्ट लेवल की फिजिक्स यूज हुई, क्योंकि मैं अपने चैनल पे कुछ साइंटिफिक टर्म्स नहीं यूज़ करना चाहूँगा कठिन, क्योंकि कई लोगों को समझ नहीं आएगी। तो मैं नॉर्मल टर्म्स में ही आपको समझाना चाहूँगा कि उनके इंजन को सर्विस कमांड देने के लिए भी फिजिक्स की यूज़ हुआ होगा, और उसका जो बाहर का आउटर स्ट्रक्चर था उसको बनाने के लिए भी उन्होंने काफ़ी सारे हार्ड मटेरियल्स का यूज़ किया होगा, जहाँ पे साइंस यूज़ होती है। क्योंकि अर्थ के ऑर्बिट के बाहर जाने पर कई सारे एस्टेरॉयड उससे टकरा सकते हैं, जिससे कि वो टूट भी सकता है। तो नासा ने बहुत दिमाग से खेला है और बहुत अच्छी तरीके से साइंटिफिक चीज़ों का यूज़ करके अपना स्पेसक्राफ्ट बनाया, और दशक ख़त्म होने से पहले उन्होंने चांद पे भेजा लोगों को। तो मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा, अपोलो 11 का स्पेसक्राफ्ट है ये। इसकी हाइट 110 मीटर की थी। इसकी कॉस्ट 150 मिलियन पड़ी थी पूरे लॉन्च पर, और इसकी टोटल वैल्यू थी 930 मिलियन। मतलब नासा ने इतना पैसा खर्च कर दिया इंसान को चांद पे भेजने पे। आप ये देख ही सकते हैं कि मैं लूनार मॉड्यूल्स की बात करता हूँ, तो सबसे पहले डाउन में इंजन मॉड्यूल होता है, उसके बाद लूनार मॉड्यूल होता है, उसके बाद सर्विस मॉड्यूल, उसके बाद कमांड मॉड्यूल। मैंने आपसे क्या कहा था कि जो कमांड मॉड्यूल और लूनार एस्केप सिस्टम था वो सबसे ऊपर होते हैं। मतलब कि मैंने आपको बताया था कि जो मिस्टर कोलंबिया थे वो कमांड मॉड्यूल के अंदर थे, और जो सर्विस मॉड्यूल था उसके अंदर 2 एस्ट्रोनॉट बैठे हुए थे जो वो चांद पे गए थे, ना कि कोलंबिया। मिस्टर कोलंबिया वो मून की ऑर्बिट के अंदर ही घूमते रहे, तो उनको मौका नहीं मिल पाया चांद पे कदम रखने का। तो वो भी, लेकिन इस मिशन के बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था वो भी। इंजन उन्होंने बनाया, काफ़ी सारे डिज़ाइंस करे इंजन्स के, उन्होंने किस प्रेशर से लेके जाना है अर्थ की ऑर्बिट के बाहर, पूरा एयर प्रेशर भी चेक किया, वहाँ भी फिजिक्स लगी, और भी कई सारी चीज़ें। तो अपोलो 11 जो मिशन था उसके अंदर इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। अपोलो 11 जो मिशन था उसकी पूरी एनालिसिस हुई, फिर उसके बाद उन्होंने चेक किया जो वहाँ से पत्थर लाए हैं उनको केमिकल्स के अंदर डाल के चेक किया कि ये हमारी पृथ्वी के लिए ख़राब तो नहीं है, और उन्होंने ये भी चेक किया, उनके ऊपर चूहे डाले उन पत्थरों के ऊपर कि अगर चूहे ज़िंदा रह जाएंगे तो इंसान भी ज़िंदा हो जाएंगे। तो ये इस पूरा नोटिस का बारे में दर्शाता है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे उन्होंने कुछ चीज़ें और भी छोड़ के आए थे मून के ऊपर, वो भी सार फिजिक्स के मैटर बेस पे ही बनी हुई थी। सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने एक सेसोमीटर छोड़ा जो मून क्विक्स को डिफाइन करेगा। मतलब कि जैसे कि हम अर्थ पे रहते तो अर्थ क्विक आते हैं, और मून पे रहेंगे तो मून क्विक्स आएंगे। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने ये चेक करने के लिए वो चीज़ वहाँ पे रखी कि मून पे ज़्यादा क्विक्स आते हैं या अर्थ पे आते हैं, तो ये डिफाइन करने के लिए। और उन्होंने एक ऐसी
लेज़र लाइट डिफेक्शन मशीन भी रखी कि हम अगर पृथ्वी से चांद की ओर लाइट भेजेंगे तो हमें डिस्टेंस पता चल जाएगी जो चांद से अर्थ के बीच की है। तो पूरी डिफाइंड डिस्टेंस पता करने के लिए उन्होंने ये सिस्टम वहाँ पे डाला, और बहुत इम्पॉर्टेंट सिस्टम था ये जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने वहाँ पे रखा। अगर वो वहाँ पहुँच नहीं पाते तो आज भी हम उस डिस्टेंस को पता नहीं कर पाते। ये कई सारी रिसर्च एक्टिविटीज़ थी, बहुत इंपॉर्टेंट है फिज़िक्स मून पे पहुँचने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि हमारे बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट मिस्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग और न्यूटन जैसे महान लोग कई बड़ी बड़ी चीज़ों की खोज करके गए हैं, तो उनके बिना चांद पे पहुंचना असंभव था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मिस्टर न्यूटन ग्रेविटी नहीं बताते तो हमें ये पता ही नहीं चल पाता कि स्पेस में ग्रेविटी नहीं है। सबसे पहले जो स्पुतनिक गई थी तो उसको डिटेक्शन से हमें पता चला कि स्पेस में ग्रेविटी नहीं है बिल्कुल भी। कई सारी चीज़ें थी, फिज़िक्स फ्रॉम द मून, फिज़िक्स के बदौलत ही हम मून पे पहुँचे हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। फिज़िक्स अगर नहीं होती उस टाइम पे, इस लेवल की फिज़िक्स नहीं होती तो हम मून पे नहीं पहुँच पाते। लेकिन आज नासा ने मून पे जाना बंद कर दिया है, तो किसी कारणवश बंद किया है, क्योंकि मून पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वो पैसा बर्बाद करने की जगह है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ स्पेस क्राफ्ट का एल्टीट्यूड कैसे उन्हें डिफाइन किया, मास, लोकेशन, इनर्शिया कैसे उन्हें डिफाइन करी, सब फिजिक्स से डिफाइन हुई। उन्होंने ये चीज़ भी तय कर ली थी कि हम कहाँ उतरेंगे, इस लेवल का उनने टेक्नोलॉजी वहाँ पे लगाई थी उस समय। 1969 की बात है, 16 जुलाई को मिशन स्टार्ट हुआ था और 24 जुलाई को वो लोग वापसी आ गए थे। तो 19 जुलाई को वो लोग वहाँ पे पहुँचे थे। तो सब टोटली फिजिक्स यूज है, सब जगह फिजिक्स, टोटली फिजिक्स हर जगह। जैसे कि आपको पता था कि 13.8 बिलियन अगो पहले बिग बैंग थ्योरी हुई थी, तो वो भी बड़े बड़े फिजिसिस्ट ने खोज करी थी उसकी भी। और जैसे कि आपको पता है कि सारी कमांड मॉड्यूल, सारा ऑर्बिट डिटेक्शंस, स्पेसक्राफ्ट डिटेक्शंस और डिस्टेंस डिटेक्शन सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के बिना हो ही नहीं सकता था। तो जैसे कि आपको मैंने पूरी थ्योरी बताया, तो आप पिक्चर देख सकते हैं। सबसे पहले रॉकेट उड़ने के बाद वो अर्थ के ऑर्बिट के अंदर आया, ऑर्बिट के अंदर आने के बाद वहाँ से एक फायर हुआ, फायर होने के बाद वो स्पेस में पहुँचा, स्पेस में पहुँचने के बाद फिर वो इस डिस्टेंस और स्पीड से बढ़ रहा था कि वो 4 दिन के अंदर ही मून के पास पहुंच जाएगा। फिर मून के ऑर्बिट के अंदर पहुंचा, मून के ऑर्बिट के अंदर पहुंचने के बाद वो लैंड हो गया। तो आपको दिख रहा होगा ये जो कमांड मॉड्यूल था वो ऑर्बिट में ही रह गया और स्पेसक्राफ्ट उतर गया। कमांड मॉड्यूल के अंदर तीन लोग वापसी आए थे। मतलब कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब वो अर्थ की ओर वापसी आने लगे तो उन्हें जो अपर मॉड्यूल था उसको अपने स्पेस क्राफ्ट से हटा दिया और फिर वो अर्थ के ऊपर लैंड हो गए। इस मिशन के दौरान नासा को बहुत डर लग रहा था और उन्हें कई सारी चीज़ें जो करी थी वो फेल होती जा रही थी। एंड द मोमेंट तक उन्हें ये लगता रहा कि हम कैसे साइंटिस्ट को वापसी बुलाएंगे, लेकिन वो फुल्ली सक्सेसफुल रहा और हम आखिरकार पहुंच ही गए चांद पे। ये इंसानों के लिए बहुत बड़ी खोज थी। तो आज उसको 55 साल हो चुके हैं, 55 साल हो चुके हैं और आज तक नासा एक्सपेरिमेंट कर रहा है मून के ऊपर। तो 55 साल पहले जो चीज़ें रखी थी ना, तो वो आज भी काम कर रही हैं और आज भी यूज़ हो रही हैं। सब कुछ फिजिक्स के द्वारा ही हुआ है, फिजिक्स के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है ये, फिजिक्स ने ही आपको रे रिफ्लेक्शंस के बारे में बताया, फिजिक्स ने ही आपको ग्रेविटी के बारे में बताया, फिजिक्स ने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बताया, फिजिक्स ने ही आपको एयर प्रेशर के बारे में बताया। मेनली टोटल सारी चीज़ें फिजिक्स के बदौलत ही हो पाई हैं। अगर फिजिक्स नहीं होती तो हम चांद पे नहीं पहुंच पाते। तो मेरी वीडियो यहीं समाप्त होती है।
तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।